नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों की। जी हाँ, ये वो टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और आज हम इसे कुछ ऐसी कमाल की ट्रिक से याद करेंगे कि ये दिमाग में एकदम छप जाएंगी। तो हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे राज्य की रूपरेखा, उसके बाद स्पेशल पावर्स, फिर भाषा, भूमि और राजनीति, और आखिर में स्थानीय स्वशासन। और हाँ, इस पूरे सफर में मजेदार ट्रिक्स तो होंगी ही, ताकि सब कुछ आसानी से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये शेड्यूल्स इतने जरूरी हैं क्यों। देखिए, ज्यादातर लोगों को ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता है, पर सच कहूं, अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो ये मार्क्स स्कोर करने का सबसे आसान तरीका है। हमारा मकसद इसे रटना नहीं, बल्कि इसे दिलचस्प बनाकर हमेशा के लिए याद करना है। तो अब बात करते हैं पहली 4 अनुसूचियों की। ये एक तरह से हमारे देश की नींव रखती हैं, और आप देखेंगे कि ये सब कितनी लॉजिकली एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा सोचिए, एक देश बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जमीन, राइट? उसका एरिया, उसकी बाउंड्रीज। बस पहली अनुसूची यही करती है। ये भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताती है। एकदम सिंपल, एकदम लॉजिकल। ठीक है, देश बन गया। अब उसे चलाने के लिए लोग भी तो चाहिए। और जब लोग काम करेंगे तो सबसे पहले किस चीज की बात होगी? सैलरी की, वेतन की। तो दूसरी अनुसूची है वेतन और भत्तों के बारे में। और इसे याद रखने की ट्रिक, 2 नंबर का पैसा। देखिए, ये बस याद करने के लिए एक मजेदार तरीका है। इसका मतलब गलत मत निकालिएगा। अनुसूची 2 मतलब पैसा। अब तीसरी अनुसूची, ये है शपथ के बारे में। और इसकी ट्रिक तो इतनी आसान है कि क्या कहूँ। आप शपथ शब्द को देखिए, श प थ। कितने अक्षर हैं? 3। बस हो गया याद। 3 अक्षर, तीसरी अनुसूची। इससे आसान क्या होगा? हाँ, यहाँ पर एक कंफ्यूजन है जो एग्जाम में बहुत होता है कि पहले वेतन आता है या शपथ। शेड्यूल 2 में क्या है और 3 में क्या है। तो इसे एकदम प्रैक्टिकल होकर सोचिए। कोई भी पहले अपनी सैलरी कंफर्म करेगा, राइट? उसके बाद ही तो ऑफिस ज्वाइन करके शपथ लेगा। तो अनुसूची 2 में वेतन और फिर अनुसूची 3 में शपथ। पहले पैसा, फिर कसम। अब आती है चौथी अनुसूची, जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से जुड़ी है। इसे कैसे याद रखें? बहुत आसान। राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो पूरे देश से आते हैं, है ना? यानी चारों दिशाओं से, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो 4 दिशाएं और चौथी अनुसूची। सिंपल। चलिए, तो पहले 4 तो हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुसूची 5, 6 और 7 को। ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज और पावर डिवीजन के बारे में है। अब है 5वीं अनुसूची। ये है शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन के बारे में। और इसकी ट्रिक तो कमाल की है। आप शेड्यूल्ड का एस देखिए, वो कैसा दिखता है? बिल्कुल नंबर 5 की तरह, है ना? तो एस से 5, बस ये कनेक्शन अब आप कभी नहीं भूलेंगे। छठी अनुसूची भी ट्राइबल एरियाज के बारे में ही है, लेकिन ये सिर्फ 4 खास राज्यों पर फोकस करती है। और इन राज्यों को याद रखने का एक बहुत ही सिंपल एक्रोनिम है, AMTM, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शंस में अक्सर मणिपुर दे दिया जाता है। तो याद कैसे रखें कि मणिपुर इसमें नहीं है? देखिए, मणिपुर के नाम में ही मणि है, मतलब एक कीमती पत्थर। अब जिसके पास खुद की मणि हो, उसे इन स्पेशल प्रोविजंस की क्या जरूरत? तो याद रखिए, AMTM में मणिपुर नहीं, मिजोरम है। अब आती है 7वीं अनुसूची। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में है। इसकी ट्रिक तो इसके नाम में ही है, 7। सुनने में कैसा लगता है? 7 जैसा, राइट? तो केंद्र और राज्य साथ साथ काम करेंगे, और साथ काम करने के लिए शक्तियों का बंटवारा तो जरूरी है ही। चलिए, अब हम अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। अनुसूची 8, 9 और 10। ये संविधान के कुछ सबसे डायनामिक एस्पेक्ट्स को कवर करती है, भाषा, भूमि और राजनीति। तो 8वीं अनुसूची है भाषाओं के बारे में। एक बात जानना जरूरी है कि जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें सिर्फ 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थीं। लेकिन आज कितनी है? 22। तो बाकी भाषाएं कैसे जुड़ी? ये जुड़ी 3 संशोधनों से, 21वां, 71वां और 92वां। अब इसे याद रखने का एक जादुई तरीका बताऊं? आप 21 और 71 को जोड़िए, क्या आता है? 92। तो बस 21 + 71 = 92। इस एक इक्वेशन से तीनों अमेंडमेंट्स याद हो जाएंगे, है ना कमाल? 9वीं अनुसूची ये थोड़ी अलग है।
इसे आप एक लॉक्ड बॉक्स की तरह समझ सकते हैं। इसे पहले अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया था ताकि भूमि सुधार जैसे कानूनों को कानूनी चुनौतियों से बचाया जा सके। पर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया और कहा कि अब इस बॉक्स को भी खोलकर देखा जा सकता है, यानी इन कानूनों का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब 10वीं अनुसूची। इसकी ट्रिक शायद सबसे आसान है। बस राइम याद रखिए, 10 से दल बदल। बिल्कुल, ये एंटी डिफेक्शन लॉ है जिसे 1985 में लाया गया था ताकि राजनीतिक अस्थिरता को रोका जा सके। तो 10 तक हो गया। अब हम बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। चलिए आखिरी 2 अनुसूचियों को देखते हैं जिन्होंने गवर्नेंस को ग्रास रूट्स लेवल यानी जमीनी स्तर तक पहुंचाया। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अनुसूची 9, 10, 11 और 12 ये चारों ओरिजिनल संविधान का हिस्सा नहीं थीं। इन्हें बाद में जोड़ा गया और ये हमें हमारे संविधान के विकास की कहानी बताती हैं कि कैसे देश की ज़रूरतें बदलीं और संविधान भी उनके साथ साथ इवॉल्व हुआ। तो 11वीं अनुसूची है पंचायती राज के बारे में, यानी ग्रामीण इलाकों के लिए। और इसकी ट्रिक, एक और एक मिलकर क्या बनते हैं? 11। जैसे गांव के लोग एक एक करके साथ आते हैं और विकास करते हैं। और 11 के बाद क्या आता है? 12। तो गांव के बाद शहर। 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिकाओं के बारे में है। एकदम लॉजिकल प्रोग्रेशन। तो हमने सारी 12 अनुसूचियों को देख लिया ट्रिक्स के साथ, लेकिन इस सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें समझनी चाहिए? सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा दस्तावेज जो देश की ज़रूरतों के हिसाब से बढ़ता है, बदलता है। और यही बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। ज़रा सोचिए, अगर भविष्य में कभी एक 13वीं अनुसूची को जोड़ने की ज़रूरत पड़ी तो वो किस बारे में होनी चाहिए? इस पर विचार ज़रूर करिएगा।